सासू माँ, आप भी कोई घर संभालने की ट्रेनिंग नहीं लेकर आई थी। पूर्वी शादी के बाद जब पहली बार ससुराल पहुंची तो शुरुआत में उसे सब कुछ ठीक ही लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि उसकी सास कविता जी घर गृहस्थी के सारे फैसले खुद ही लेती है। एक दिन उसने अपनी जेठानी रचना से पूछा, दीदी, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं, आप घर संभालने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? रचना दुखी स्वर में बोली, पूर्वी, मैं तो मम्मी जी से कब से कह रही हूँ कि आप घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए, लेकिन उन्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं होता है कि मैं ये सब संभाल पाऊंगी। इसीलिए छोटे से लेकर बड़े फैसले सब वही संभालती हैं। पहले जब ससुर जी कमाते थे तब भी वही संभालती थी, और अब उनके बेटे कमाते हैं तब भी हमसे पैसे लेकर घर वही संभालती हैं। एक बार शुरुआती दिनों में मैंने अपनी मर्जी से पनीर मंगवा लिया था तो उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई थी कि घर का बजट गड़बड़ा जाएगा। मुझे भी बहुत अजीब सा लगा था कि क्या मैं अपनी पसंद से कुछ मंगवा भी नहीं सकती हूँ। लेकिन धीरे धीरे मुझे इन सब की आदत हो गई कि जब तक मम्मी जी अपनी मर्जी से सब कुछ करती तब तक घर में सुख शांति बनी रहती थी, और अगर मैं अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करती तो उन्हें बुरा लग जाता था। वो कई कई दिनों तक मुझसे बात नहीं करती थी। घर में तनाव का माहौल बन जाता था, और ऐसे माहौल में रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए अभी मैं बेफिक्र होकर रहती हूँ। घर में क्या मंगवाना है, कब क्या बनेगा, घर की सजावट में क्या करना है, ये सब मम्मी जी खुद ही देखती हैं। खैर, मुझे भी क्या करना, बुरा तो लगता है, लेकिन जाने दो। वैसे एक तरह से अच्छा ही है, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अपनी जेठानी की बात सुनकर पूर्वी समझ गई कि बुरा तो रचना दीदी को भी लगता है, लेकिन वो मन बहलाने के लिए ये सब कह रही है। एक दिन कविता जी राशन का सामान लेने बाजार गई हुई थी कि तभी अचानक से पूर्वी की कुछ सहेलियां उससे मिलने के लिए घर चली आई। तो जब रचना चाय बनाने के लिए रसोई में गई तो उसने देखा कि चीनी तो बिल्कुल थोड़ी सी बची थी। उसकी सास बाजार गई थी तो राशन लेकर आने ही वाली थी, लेकिन उनके आने में अभी काफी समय था। रचना ने पूर्वी को बुलाकर ये सब बताया तो पूर्वी कहने लगी, दीदी आप चिंता मत करो, मैं पड़ोस वाली दुकान से किसी से मंगवा लेती हूँ। अब घर पर मेहमान आए थे तो रचना भी इनकार नहीं कर पाई और उसने सहमति में सिर हिला दिया। चीनी आ गई तो रचना ने चाय बना दी और पूर्वी की सहेलियां चाय पानी पीकर उनसे मिलकर चली गई। लेकिन उनके जाने के बाद पूर्वी और रचना दोनों घबरा रही थी कि जब सासू माँ घर आएगी तो उन पर कितना गुस्सा करेगी। तभी रचना ने कहा कि हम एक काम करते हैं, फोन करके मम्मी जी को मना कर देते हैं कि चीनी ना लेकर आए। चीनी हमने यहाँ से ले ली है। तभी रचना ने कविता जी को फोन लगाया, लेकिन कविता जी ने फोन नहीं उठाया। पूर्वी को बुरा लग रहा था कि 1 किलो चीनी के लिए उन दोनों की हालत खराब हुई जा रही थी। करीब 2 घंटे बाद कविता जी राशन का सामान लेकर घर पहुंची तो दोनों बहुओं का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन हिम्मत तो उन्हें दिखानी ही थी क्योंकि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं था। और कल को अगर पड़ोसी उन्हें बातों ही बातों में चीनी वाली बात बता देते तो फिर वह ज्यादा गुस्सा होंगी। इसीलिए उन्होंने अभी बताना जरूरी समझा। तभी पूर्वी ने हिम्मत करके अपना गला साफ करते हुए कहा कि मम्मी जी, आज मेरी कुछ सहेलियां मुझसे मिलने के लिए आई थी। तभी कविता जी सामान निकालते हुए बोली, अच्छी बात है बहू। तभी बड़ी बहू रचना बोल पड़ी, लेकिन मम्मी जी, उस समय घर में चीनी नहीं थी तो मैंने सामने वाले घर से कहकर दुकान से चीनी मंगवाई थी। ये सुनते ही कविता जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह कहने लगी कि मैंने बार बार तुम लोगों को मना किया है कि तुम लोग घर की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश मत किया करो। आप लोगों को किसने कहा था यहाँ से चीनी लाने के लिए? वह बाजार से 5-10 रुपए महंगा ही देता है, और वैसे भी मैं चीनी लेकर आने ही वाली थी। तभी रचना सफाई देते हुए कहने लगी, मम्मी जी, आपको आने में देर हो गई थी तो चाय तो उनके सामने ही बनानी थी ना, इसीलिए मजबूरी में मंगवानी पड़ी। तभी कविता जी अपनी बहू रचना की बात काटते हुए बोली, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम लोग घर गृहस्थी संभालने के लायक नहीं हो। अरे चीनी नहीं थी तो तुम लोग उन्हें गुड़ वाली चाय बनाकर नहीं दे सकती थी, या फिर तुम्हें गुड़ वाली चाय बनाने ही नहीं आती? घर कैसे चलाना है ये तो तुम लोगों को पता ही नहीं है। मेरे समय में मैंने कैसे कैसे जोड़ जोड़ कर घर गृहस्थी चलाई है, मेरे इतने सालों का अनुभव है ये। इसीलिए तुम लोगों के हाथों में
अपनी गृहस्थी नहीं देना चाहती हूँ। यह सब सुनकर दोनों बहुएं अपने कमरे में चली गई। रचना का गुस्सा भी फूट पड़ा। वह कहने लगी कि मान लो अगर कभी कभार 5-10 रुपए का नुकसान हो भी गया तो इतना सुनाने वाली कौन सी बात है। वैसे भी हमारे पति भी घर के खर्चे में पूरा सहयोग दे रहे हैं, तो क्या हम भी थोड़ा बहुत खर्च नहीं कर सकते। हमने कौन सा बहुत बड़ा फिजूल का खर्चा कर दिया है। मम्मी जी 55 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक मुनिम बनकर बैठी है। मजाल है कि अगर बहू अपनी मर्जी से 1 किलो चीनी भी मंगवा लें। रचना और पूर्वी दोनों ही बहुत परेशान थी। पूर्वी भी कहने लगी, दीदी हमने तो उन्हें समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन वह सुनने के लिए तैयारी नहीं थी। आखिर हम भी कोई छोटी बच्ची नहीं हैं, बड़ी हो गई हैं। हमें भी अपने हिसाब से खर्चा करने का पूरा हक है। तभी बड़ी बहू रचना कहने लगी कि तुम तो अभी नई नई आई हो, मैं तो सालों से ये सब देखते आ रही हूँ। अपने पति की कमाई पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। वह दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी उनके ससुर राम सिंह जी ने हॉल में प्रवेश किया और बड़ी बहू से कहने लगे, बहू देखो मैं समोसे लेकर आया हूँ, जल्दी से चाय बना दो और सबको बुला लो, नहीं तो समोसे ठंडे हो जाएंगे। रचना तुरंत ही रसोई में चली गई। पीछे पीछे पूर्वी भी उसकी मदद करने के लिए चली गई। राम सिंह जी ने अपनी पत्नी कविता जी को आवाज लगाते हुए कहा, अरे भाग्यवान कहाँ गई आप, जरा यहाँ तो आइए। कविता जी कमरे से बाहर आई तो वह कहने लगे, देखिए आपके मनपसंद समोसे लाया हूँ, चलिए खाना शुरू करिए। तब तक बहुएं चाय बनाकर ले आती हैं। कविता जी अपने पति के साथ बैठकर समोसे खाने लगी। राम सिंह जी उन्हें बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि कविता जी को कुछ भी कहने का फायदा नहीं है, इसीलिए खामोश ही रह गए। क्योंकि उन्होंने दोनों बहुओं की बातें सुन ली थी और तब से ही उनके मन में उथल पुथल सी मच गई थी। उन्होंने सोचा कि बेटे भी समझदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और बहू भी समझदार हैं और सब कुछ सहन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जिंदगी भर ऐसे ही घुट घुट के जिएंगी। ये सब सोचते सोचते राम सिंह जी को एक उपाय सूझा। वह बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने कविता जी से कहा, सुनो भाग्यवान, क्या तुम्हें याद है कि शादी के शुरुआती दिनों में तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें गोवा घूमने जाना है, लेकिन उस समय मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और फिर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के बीच कभी समय ही नहीं मिल पाया। छुट्टियों में तुम मायके चली जाती थी तो कभी किसी के यहाँ शादी हो जाती थी, तो उस समय छुट्टियाँ ऐसे ही खर्च हो जाती थी। अब तो मेरे पास बहुत समय है और पेंशन के पैसे भी मिलते हैं, तो क्यों ना अब बुढ़ापे में हम अपने अधूरे शौक पूरे कर लें। अब तो हमें जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने लिए जीना चाहिए। बोलो भाग्यवान, क्या कहती हो तुम। तभी कविता जी कहने लगी, मैं घर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, घर कौन संभालेगा, घर तो मैं ही चलाऊंगी ना। बहुएं तो अनाड़ी हैं, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तभी राम सिंह जी हंसते हुए कहने लगे कि यही तो इंसान गलत सोचता है। वह सोचता है कि उसके बिना कोई काम चल ही नहीं सकता, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस दुनिया में किसी के भी बिना काम नहीं रुकता है। हाँ, शुरुआत में गलतियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब काम सीख जाते हैं। जब तुम भी शादी के बाद घर आई थी तो शुरुआती दिनों में तुम भी कितनी गलतियां करती थी। तुम भी कोई गृहस्थी संभालने की ट्रेनिंग थोड़ी ना लेकर आई थी। फिर धीरे धीरे तुमने अपनी गलतियां सुधारी। ऐसे ही बहुएं भी धीरे धीरे सब सीख जाएंगी, लेकिन पहले तुम उन्हें मौका तो दो। ऐसे तो तुम जिंदगी भर गृहस्थी की चक्की में उलझ कर ही रह जाओगी, फिर अपने लिए कब जियोगी। तुम बहुत सीधी सादी हो, तुम गृहस्थी संभालती हो तो बहुओं को कोई तनाव नहीं होता। वह दोनों बहुत खुश होकर अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। अरे अब उन्हें भी थोड़ी जिम्मेदारी संभालने दो। घर की जिम्मेदारी उनके सर पर डालोगी तभी तो वो कुछ करेंगी। चलो हम दोनों पति पत्नी स्वतंत्र होकर घूमते हैं, हम भी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। कविता जी असमंजस में पड़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पति की बात भी उन्हें ठीक ही लग रही थी। उन्हें सोच में डूबे हुए देखकर राम सिंह जी कहने लगे, अरे अब इतना सोच क्यों रही हो, वक्त की यही मांग है। अब हमारा समय पूरा हो चुका है,
अब हमें गृहस्थी के जंजाल में नहीं फंसना है। अब मुझे ही देख लो, मैं भी तो रिटायर हो गया हूँ। मेरी जगह अब कोई और काम कर रहा होगा। ऐसे ही औरतों को भी एक समय के बाद घर से छुट्टी ले लेनी चाहिए। और आज हम इस दुनिया में हैं, कल हम नहीं रहेंगे, तब हमारे बच्चों का क्या होगा। इसीलिए हमें अपनी आंखों के सामने ही अपने बच्चों को जिम्मेदारी संभालना सिखा देना चाहिए और हमें निश्चिंत होकर इस दुनिया से जाना चाहिए। ये कहते हुए उनकी आंखें थोड़ी गिल्ली हो गईं। कविता जी भी बहुत भावुक हो गईं। उन्होंने अपने पति की हथेली थामते हुए कहा, आप सही कह रहे हो जी। सारी जिंदगी तो मैं घर संभालते ही रह गई, लेकिन अब हम एक साथ ढेर सारा समय बिताएंगे। शुरुआत में मेरा भी आपके साथ वक्त बिताने का बहुत मन करता था, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियों ने मुझे ऐसे ही जीना सिखा दिया। लेकिन अब हम अपने लिए जिएंगे। तभी राम सिंह जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो फिर किस बात की देरी, घर गृहस्थी बहुओं को सौंप दी जाए। बदलाव तो प्रकृति का नियम है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन पर भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी डालनी चाहिए। दोस्तों, आपको राम सिंह जी का विचार कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।